दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं जेआईसी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट संख्या 8, जिसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप 80 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए यहाँ पर जो सूची है आप देख लीजिए किस तरह से है। देखिए दोस्तों, लॉर्ड एक्टन का कथन है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति या असीमित शक्ति बिल्कुल ही विकृत करती है। लासवेल का हो जाएगा कथन कि शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में एक सहभागिता है। इसके अलावा पेरेटो का मानना है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का या इतिहास अभिजन तंत्रों का कब्रिस्तान है। इसके अलावा रॉबर्ट डेहल का विचार है कि राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का एक सतत प्रतिमान है जो शक्ति आधिपत्य अथवा सत्ता को समाहित करती है। तो इस प्रकार से देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2, 3, 1 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक शब्द का प्रयोग हाब्स द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए किया गया है। तो दोस्तों हाब्स जो है राज्य का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि राज्य को इंगित करने के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाब्स ने राज्य को इंगित करने के लिए कॉमनवेल्थ शब्द, जिसका की अर्थ समाज, राज्य और शासन का सामूहिक नाम, इस शब्द का प्रयोग करता है। जॉन लॉक ने राज्य शब्द के प्रयोग के लिए समुदाय शब्द का या नागरिक समाज शब्द का प्रयोग किया है और बोदा ने राज्य शब्द के लिए द रिपब्लिक शब्द का प्रयोग किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आधुनिक युग में राज्य शब्द का प्रयोग, जो आधुनिक अर्थों में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले बार इटली के विचारक मैकियावेली द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कथन है कि पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के लिए क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। ये कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों लेनिन का है, जो कहता है कि पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, लिबर्टी शब्द जो है ये लिया गया है किस शब्द से? तो आप जानते हैं लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन के लिबर या लाइबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मुक्तता अथवा स्वतंत्रता की दशा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में विभेद किया था सबसे पहले, यानी लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी में सबसे पहले किसने भेद किया है? तो उत्तर है डायसी ने दोस्तों विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किया है। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस उद्देश्य की सहायता करता है, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है दोस्तों 2005 का, ये किस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है? ऑप्शन देखिए, कानूनी सुधार, राजनीतिक सुधार, सामाजिक अखंडता या फिर पारदर्शी प्रशासन। तो सही उत्तर है दोस्तों ये पारदर्शी प्रशासन में सहायक है। उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था दी थी कि देश की जनता को अपने लोक पदाधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से किए जाने वाले कृत्यों के बारे में जानने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है गलत कथन कौन से हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अनेकों बार चुनाव लड़ सकते हैं। तो दोस्तों अमेरिका में 22वें संशोधन 1951 के अनुसार एक व्यक्ति तीसरी बार अमेरिका राष्ट्रपति पद पर नहीं चुना जा सकता। तो ये कथन आपका गलत है। देखिए अमेरिका का राष्ट्रपति जो है हमेशा के लिए या अनेकों बार चुनाव नहीं लड़ सकता है राष्ट्रपति पद के लिए, तो ये गलत हो गया।
भारत के राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजते रहते हैं, ये भी सही नहीं है। और राज्यसभा के 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य, न कि 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त करते हैं। तो दोस्तों 1, 2 और 3 आपके गलत हैं, 1, 2, 3। चौथा है कि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित होती हैं, तो ये आपका सही है। केवल 1, 4 जो है ये आपका सही है, जबकि आपसे पूछा गया है कि कौन से कथन असत्य हैं, तो इनमें 1, 2 और 3 असत्य कथन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री के संबंध में विचार हैं और उनसे संबंधित जो विचारक हैं। छोटे छोटे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा की संज्ञा प्रधानमंत्री को कौन देता है? ये है बर्मन, 1 का 4 हो जाएगा। समकक्षों में प्रथम, तो मार्ले जो है प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम मानता है। संपूर्ण शासन व्यवस्था का मूल, तो ये लास्की है। लास्की दोस्तों प्रधानमंत्री को संपूर्ण शासन व्यवस्था का मूल कहता है। और जेनिंग्स प्रधानमंत्री के बारे में कहता है कि प्रधानमंत्री ऐसा सूर्य है जिसके इर्द गिर्द नक्षत्र घूमते रहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 4, 3, 2 और 1। तो देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी यूएसए में है, 1 का 3 हो जाएगा। द्वितीय मतदान प्रणाली यानी सेकेंड बैलेट सिस्टम जो है ये फ्रांस की शासन व्यवस्था में है। वैकल्पिक मत प्रणाली की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान में है। और अतिरिक्त सदस्य प्रणाली ये आपका जर्मनी के संविधान में है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 3, 1, 4 और 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के 51वें या 91वें संविधान का संबंध 91st संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 51वां या 91वां संविधान संशोधन, 51वां नहीं, 51वां संविधान संशोधन नहीं दोस्तों, बल्कि हम 91वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, 91 और 92। तो 91वें संविधान संशोधन का संबंध दल परिवर्तन के आधार पर अपात्रता से संबंधित है। और ये 2003 का संशोधन विधेयक था, अधिनियम था, जिसमें दलगत परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता, और इस संशोधन के माध्यम से ये किया गया कि केंद्रीय स्तर और प्रांतीय स्तर पर मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती है, ये भी व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, ये किसका विचार है कि प्रत्येक विधिक सरकार प्रजातांत्रिक होती है? तो सही उत्तर है दोस्तों रूसो का। ये कथन रूसो का है, प्रसिद्ध विचारक रूसो का है, जो कहता है कि प्रत्येक विधिक सरकार प्रजातांत्रिक होती है। अगला प्रश्न है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1827 में रॉबर्ट ओवेन के द्वारा किया गया था। डेट याद कर लीजिए, 1827 में रॉबर्ट ओवेन ने किया था। और दोस्तों 1835 में रॉबर्ट ओवन की अध्यक्षता में सब राष्ट्रों के सब वर्गों के समुदाय में समुदाय और समाजवादी शब्दों का प्रयोग किया था, और ये शब्द मुख्यतः श्रमिक वर्गों से संबंधित है। तो समाजवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने किया था। एक महत्वपूर्ण कथन है, आप जानते हैं कि समाजवाद ऐसे टोप की तरह है जिसे इतने व्यक्तियों ने पहना है कि उसका स्वरूप नष्ट हो गया है। तो ये कथन CEM जोड का है दोस्तों। CEM जोड का कथन है कि समाजवाद उस टोपी की तरह है जिसे इतने व्यक्तियों ने पहना है कि उसका स्वरूप ही नष्ट हो गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्सवादी किस चीज में विश्वास करते हैं? तो सही उत्तर है क्रांति में। दोस्तों सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्सवादी क्रांति में विश्वास करते हैं, और वो कहते हैं कि क्रांति के द्वारा ही वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना हो सकती है, जिसमें सर्वहारा वर्ग बुर्जुआ वर्ग को समाप्त करके एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करेगा। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन देखते हैं दोस्तों, उदारवाद राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित करना चाहता है, ये आपका सही है। और उदारवाद स्वतंत्रता पर बल देता है, तो दोस्तों ये भी सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है
क्योंकि प्रारंभिक उदारवाद को व्यक्तिवाद के नाम से जाना जाता है, सीमित राज्य की अवधारणा पर वो बल देता है और उसमें ये माना जाता है दोस्तों कि उदारवाद राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित करना चाहता है, क्योंकि वो स्वतंत्रता पर या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक बल देता है। अगला प्रश्न है, एक विचारक हैं काफमैन द्वारा परिभाषित सुशासन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो देखिए ऑप्शन है कानून का शासन और सरकार की कुशलता, ये विशेषता है। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, ये भी है। राजनीतिक अस्थायित्व और हिंसा का नहीं होना, ये भी है। और नियम, चुनाव और प्रत्याह्वान की व्यवस्था, ये काफमैन द्वारा परिभाषित सुशासन की जो है विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों कि काफमैन द्वारा परिभाषित गुड गवर्नेंस में नियम, चुनाव और प्रत्याह्वान की व्यवस्था महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जे रूसो के अनुसार सही है, आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए रूसो के अनुसार सही कथन ये हो जाएगा कि व्यक्तिगत स्वार्थपरता की तुलना में या व्यक्तिगत हितों की तुलना में सामान्य इच्छा अधिक श्रेष्ठ होती है। और रूसो कहता है कि व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छा पाई जाती है, समुदाय के कल्याण की इच्छा और स्वार्थपूर्ण इच्छा। और वो कहता है कि सामान्य इच्छा समूचे समाज की भलाई की इच्छा होती है। और रूसो का ही कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अध्ययन की पद्धतियों से संबंधित हैं। आगमनात्मक विधि को अंगीकार किए जाने से संबंधित कौन से दो विकल्प सही हैं, आपको बताना है। तो इसमें है प्लेटो, मैकियावेली, थॉमस एक्विनास और थॉमस हॉब्स। तो देखिए आगमनात्मक विधि को कौन कौन लोग, अरस्तु, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स इत्यादि विचारकों ने अपनाया है। तो मैकियावेली और थॉमस हॉब्स, बी और डी। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्लेटो द्वारा चर्चित सद्गुण के 4 संघटकों का सही क्रम बताना है आपको। तो दोस्तों प्लेटो द्वारा जो चर्चित सद्गुण है उसके अनुसार वो कहता है कि मानवीय आत्मा में 3 गुण विद्यमान होते हैं और यही तत्व जब उचित मात्रा में विद्यमान होते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन करता है। तो सबसे पहले बुद्धिमानी हो जाएगा, यानी विद्वत्ता या बुद्धिमानी, फिर साहस हो जाएगा, फिर संयम हो जाएगा और उसके बाद न्याय की बात आएगी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले बुद्धिमानी, फिर साहस, फिर संयम और उसके बाद न्याय। ये प्लेटो के अनुसार जो है चर्चित सद्गुण के 4 संघटकों का सही क्रम है। जब जो है ज्ञान या बुद्धिमत्ता, साहस और संयम उचित अनुपात में मिले रहेंगे तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। अगला प्रश्न है, लाक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो एक फार्मूला है LLP, लिबर्टी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। दोस्तों लिबर्टी, लाइफ और प्रॉपर्टी, तो ये जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार लाक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार हैं। समानता इसमें शामिल नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा समानता का अधिकार लाक के अनुसार दोस्तों प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता कौन था। संपत्ति का श्रम सिद्धांत, तो सही उत्तर है लाक दोस्तों संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक है। और वो कहता है कि संपत्ति व्यक्ति अपने शारीरिक और मानसिक श्रम से उत्पन्न करता है, इसलिए संपत्ति पर उसका अधिकार होना चाहिए। और संपत्ति को व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता जैसे अधिकारों से भी वो सर्वोच्च मानता है संपत्ति के अधिकार को। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाक का निबंध कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग किसका खंडन है। तो देखिए हाब्स का लेवायथन, प्रिस्टले का एसे ऑन गवर्नमेंट, बेंथम का फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट या रॉबर्ट फिल्मर की पैट्रियार्क। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाक का निबंध कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग सर रॉबर्ट फिल्मर के पैट्रियार्क का जो है खंडन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसो के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है आपका, प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता को नागरिक की स्वतंत्रता से बदलना संभव है, सही है। और मनुष्य स्वतंत्रता से रह सकते हैं यदि वे स्वयं द्वारा बनाए नियमों के अनुसार रहें, ये भी सही है। और प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ रूप है, ये रूसो नहीं कहता है, क्योंकि रूसो के अनुसार जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ रूप है। तो सही उत्तर है कथन 1 और 2 रूसो के बारे में सही हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, दी गई सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर देखिए सूची 1 में दोस्तों निमित्त कारण जो है ये गति का कारण होता है। तो देखिए ए का चौथा हो जाएगा आपका निमित्त कारण, गति का कारण। अंतिम कारण दोस्तों, अंतिम कारण वह उद्देश्य जिसकी ओर गतिविधि लक्षित होती है, ये हो जाएगा अरस्तु के कार्यकरण और उसके स्पष्टीकरण में। भौतिक कारण, अरस्तु के जो सिद्धांत है भौतिक कारणों में वो मानता है कि पदार्थ जिससे यह बना हुआ है, और उसके अलावा औपचारिक कारण में वस्तु का पदार्थ और सार जो है इसमें शामिल है। और इसके माध्यम से अरस्तु अपने टेलियोलॉजिकल अप्रोच यानी सोद्देश्य परक सिद्धांत की व्याख्या करता है कि एवरीथिंग इज पर्पसिव और सभी वस्तुओं को इसके भूतकाल से समझा जा सकता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है? क्रैब, हालैंड, गार्नर या फिर डिग्वी? तो सही उत्तर है दोस्तों गार्नर। गार्नर इसमें संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत के आलोचकों में शामिल नहीं है, क्योंकि क्रैब, हालैंड और डिग्वी ये सब विचारक संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत या एकलवादी सिद्धांत के जो हैं विरोधियों में शामिल हैं। तो जो है आलोचकों में गार्नर शामिल नहीं है। अगला प्रश्न एक कथन है कि एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ये जे.एस. मिल के व्यक्तिवाद से संबंधित है ये कथन, जो कहता है कि एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है, जबकि बेंथम के उपयोगितावाद को व्यवहारिक बनाने में या उसको नैतिक बनाने में दोस्तों मिल का बहुत बड़ा योगदान है, और एक प्रकार से मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद को पूरी तरह से संशोधित कर दिया है। अगला प्रश्न है, क्रांतियां ही इतिहास को आगे बढ़ाती हैं, ये कथन किसका है? तो आप जानते हैं क्रांतियां इतिहास को आगे बढ़ाती हैं या क्रांतियां इतिहास के वाहन हैं, ये कथन कार्ल मार्क्स का है। अगला प्रश्न है, मार्क्स के लेखों का आरोही क्रम सही अनुक्रम में आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले मार्क्स की बुक है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये 1844 में प्रकाशित हुई थी। थीसिस ऑन फ्यूअरबाख, ये थीसिस ऑन फ्यूअरबाख 1845 की कृति है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 की है दोस्तों, और इसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 की बुक है। तो सही क्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3, 4 और 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दास्ता के रूप में वर्णन किया है? ऑप्शन है कार्ल पॉपर, ए.एफ. हेयक, रॉबर्ट नाजिक या मिल्टन फ्रीडमैन? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, रॉबर्ट नाजिक। नाजिक ने अपनी कृति एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया के अंतर्गत लाक के राज्य सिद्धांत को नए संदर्भ में दोहराते हुए तर्क दिया है कि प्राकृतिक दशा में व्यक्तियों के अपने अधिकार होते हैं, जिनकी रक्षा के लिए समाज और राज्य का निर्माण किया जाता है। नाजिक का चिंतन का केंद्र जो है व्यक्ति है, वो ये नहीं मानता कि समाज, राज्य या अन्य किसी समुदाय के कोई अधिकार या कर्तव्य हो सकते हैं, इसलिए वो अपने सदस्यों का कल्याण कर सकते हैं, और उसकी मान्यता है कि कल्याणकारी राज्य एक प्रकार की दास्ता की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रमों और संस्थानों को कालानुक्रम अनुसार सजाना है। तो फिनिक्स सेटलमेंट या फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में इन्होंने किया था, टालस्टॉय फार्म 1910 में, इसके बाद कोचराव आश्रम 1915 में और सेवाग्राम आश्रम 1936 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, ए, डी, बी और सी, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रमों और संस्थानों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है? तो सही उत्तर है गांधी दर्शन में समाजवाद का जो विकल्प है वो सर्वोदय है। गांधी जी सच्चे समाजवादी थे, वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित को भी ध्यान में रखते थे। वे समस्त प्रकार के शोषण के विरोधी थे और समाज में समानता और स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। वे निर्धनता को दूर करना चाहते थे तथा सभी के कल्याण यानी सभी के उत्थान की बात करते थे। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प सर्वोदय हो जाएगा।
अगला प्रश्न है मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आधारित है किस पर? तो सही उत्तर है मनु का राज्य का उत्पत्ति का सिद्धांत दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत सरकार ने किस वर्ष स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस या नेशनल यूथ डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों भारत सरकार ने वर्ष 1984 में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया था। और वर्ष 1985 से देखिए दोस्तों 1985 से प्रतिवर्ष विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है एक महत्वपूर्ण प्रश्न है लाक्सो तागेपेरा सूचकांक का संबंध किससे है आपको बताना है। तो दोस्तों लाक्सो तागेपेरा सूचकांक का संबंध प्रभावी दलों की संख्या यानी राष्ट्रीय दलीय प्रणाली से संबंधित है। ये सूचकांक देश की पार्टी व्यवस्था में राजनीतिक पार्टियों की समायोजित संख्या प्रदान करती है। तो दो विचारक हैं लाक्सो और तागेपेरा। इन्होंने एक सूचकांक बनाया 1979 में और ये सूचकांक राष्ट्रीय दल प्रणाली पर जो है जो महत्वपूर्ण जो नियम और सिद्धांत प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है श्री अरविंद की निम्नलिखित पुस्तकों को उसके सही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो दोस्तों श्री अरविंद की जो पुस्तकों का क्रम है वो है पहला लव एंड डेथ, दूसरे स्थान पर द लाइफ डिवाइन, तीसरे स्थान पर एस से जान गीता और चौथे स्थान पर दोस्तों ये है हमारा देखिए ये हमारा है चौथे स्थान पर सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल। तो सही उत्तर हो जाएगा ए बी सी और डी, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे आपको बताना है। तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे और कांग्रेस के सभापति के हैसियत से उन्होंने बहिष्कार का समर्थन किया, किंतु कहा कि इसका समर्थन तभी करना चाहिए जब कोई दूसरा विकल्प न हो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था। तो दोस्तों ये देखिए चंपारण में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान ने आमंत्रित किया था और राजकुमार ने किसान आंदोलन की शुरुआत जो है राजकुमार शुक्ल से ही किसान आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। चंपारण में जो प्रथम सत्याग्रह था गांधी जी का भारत में, ये चंपारण में ही 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या तय की गई थी। तो सही उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना में जो है संविधान सभा में 389 यानी 389 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और दोस्तों इसके अलावा 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात कही गई थी। अगला प्रश्न है कांग्रेस से संबंधित है। देखिए किस उग्रवादी विचारक ने कहा था कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर करेंगे तो हमें अपने प्रयास में कोई सफलता नहीं मिलेगी। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक का कथन है कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर करेंगे तो हमें अपने प्रयास में कोई सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी जो है उग्रवादी धारा के विचारक थे। इन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा निकाला था। गीता रहस्य उनकी प्रमुख धार्मिक कृति है जिसमें कर्मयोग और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का प्रेरणादायक संदेश दिया गया है। अगला प्रश्न एक कथन है कि यदि भारतीय एक होना चाहते हैं और एक समान संस्कृति विकसित करना चाहते हैं तब यह समस्त भारतीयों का अनिवार्य कर्तव्य है कि हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाएं। कोई भी भारतीय जो इस प्रस्ताव को नहीं मानता वो भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं है। ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बाला साहब देवरस, डॉक्टर के एम मुंशी या सेठ गोविंद दास। ये कथन दोस्तों बी आर अम्बेडकर का है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए एक बुक है बुद्ध और उनका धम्म शीर्षक से ग्रंथ के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, एम के गांधी, जे एल नेहरू या बी आर अम्बेडकर। तो सही उत्तर है दोस्तों बी आर अम्बेडकर। बुद्ध और उनका धर्म बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित ग्रंथ है और ये ग्रंथ बुद्ध के जीवन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर प्रकाश डालता है और ये ग्रंथ 1957 में प्रकाशित हुआ था।
अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया था। तो आप जानते हैं कि जब संविधान तैयार किया गया था तो उस समय भारत की प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था। एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य भारत को कहा गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जो है शुरुआती लाइन में और बीच में अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो वर्तमान में भारत एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, लेकिन संविधान की शुरुआत में इसे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। देखिए, गोलकनाथ केस दोस्तों ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। शमशेर सिंह केस ये राष्ट्रपति के अधिकारों से संबंधित है। मिनर्वा मिल केस ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से, और केशवानंद भारती केस आधारभूत संरचना के सिद्धांत से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी सी बी ई, और देखिए बी हो जाएगा, बी डी सी ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। गोलकनाथ केस मौलिक अधिकारों से, शमशेर सिंह राष्ट्रपति के अधिकार से, मिनर्वा मिल्स राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, और केशवानंद भारती केस आप जानते हैं आधारभूत संरचना के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत एक गणराज्य है क्योंकि? तो उत्तर है, भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, और गणराज्य होने का अर्थ ये है कि भारत में राज्याध्यक्ष या राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं बल्कि निर्वाचित होता है, इसीलिए भारत एक गणराज्य है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि कौन सा अभिलक्षण भारत और यूके में सर्वसामान्य है। संसद की सर्वोच्चता ये नहीं है, लिखित संविधान ये भी नहीं है, द्विसदन पद्धति ये है, और सदन के पटल पर सबसे बड़े पार्टी का नेता प्रधानमंत्री होता है, ये भी सही है। तो 3 और 4 भारत और यूनाइटेड किंगडम के बारे में सही हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची ए और बी का मिलान करना है। संविधान सभा या विधायी के स्पीकर कौन रहे हैं? तो दोस्तों, संविधान सभा या विधायी स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर रहे हैं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये दोस्तों टी कृष्णमाचारी जो हैं संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के सचिव कौन रहे? तो HV आयंगर, और संविधान सभा के सलाहकार आप जानते हैं VN राव यानी बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के सलाहकार रहे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में वर्णित किया है? आप जानते हैं भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में ग्रेनविल ऑस्टिन ने वर्णन किया है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद की संज्ञा दी है, जबकि केसी व्हीयर ने भारतीय संघ को अर्धसंघात्मक और मॉरिस जोन्स ने सौदेबाजी का संघ कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है। निषेध क्या होता है? प्रोहिबिशन, तो ये स्थगन आदेश होता है दोस्तों। उत्प्रेषण लेख क्या होता है? तो ये प्रमाणित होने के लिए उत्प्रेषण लेख। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, और बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है आपको सशरीर प्रस्तुत होना पड़ता है। तो ये दोस्तों ये रिट और उनके अर्थ हैं, ये इनका सही मिलान इस प्रकार से हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये आपका हो गया समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपका नीति निर्देशक तत्वों में है। सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर, ये आपका फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों के अंतर्गत है। बेकारी जीवन यापन भत्ता नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा ये भी नीति निर्देशक तत्वों में है। तो ऑप्शन बी आपका दोस्तों सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर, ये मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं। अगला प्रश्न आपको बताना है कि लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण किसमें शामिल है? तो सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 50 आर्टिकल 50 में ये वर्णित है
कि जो है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मौलिक कर्तव्यों में जन निर्वाचनों में मतदान करना ये शामिल नहीं है। संविधान के प्रति प्रतिबद्धता और उसके आदर्शों के प्रति आदर ये शामिल है। जन संपत्ति की रक्षा करना और वैज्ञानिक सोच विकसित करना ये सभी मौलिक कर्तव्यों में शामिल हैं, लेकिन जन निर्वाचनों में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्यों का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 21 ए जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, आपको बताना है कि भारतीय संविधान में इसे कब जोड़ा गया था? तो सही उत्तर है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 ए के तहत शिक्षा के अधिकार को जो है 6 से 14 वर्ष, देखिए 6 से 14 वर्ष वाय के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय और अमेरिकी संघीय व्यवस्था में कौन सा एक लक्षण समान रूप से विद्यमान है? तो सही उत्तर है भारतीय और अमेरिकी संघीय व्यवस्था में एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि संविधान की व्याख्या करता है, ये लक्षण विद्यमान है। जबकि संविधान में 3 अनुसूचियां अमेरिका में नहीं हैं, दोहरी न्यायपालिका भारत में नहीं है और इकहरी नागरिकता भारत में है, अमेरिका में नहीं है। लेकिन ऑप्शन सी जो है आपका, एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो संविधान की व्याख्या करता है, ये भारत और अमेरिका दोनों की व्यवस्थाओं में समान लक्षण है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है दोस्तों भारतीय संविधान के 11वें भाग के दूसरे अध्याय में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधानेतर निकाय है? देखिए, वित्त आयोग, अंतर्राज्य परिषद, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग और योजना आयोग। तो सही उत्तर है योजना आयोग संविधानेतर निकाय है। अब योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर एक परामर्शदात्री संस्था नीति आयोग की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और अमेरिकी संघीय व्यवस्था के सामान्य गुणों का चयन निम्न सूची से करना है आपको। देखिए, भारत और अमेरिकी संघीय व्यवस्था में कौन कौन से जो समानताएं हैं, देखिए समानताओं की बात करना है, इसमें कौन से सही निष्कर्ष निकलते हैं? तो दोनों में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान है, ये सही है। और इसके अलावा दोनों में न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान है। तो 2 और 4, ऑप्शन 2 और 4 जो हैं ये सही हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 2 और 4 भारत और अमेरिका के जो सामान्य व्यवस्था है उनमें कॉमन है। अगला प्रश्न है, भारत में किस धारा के माध्यम से सामान्य आपातकाल की स्थिति की घोषणा की जा सकती है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 352। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। 356 के अंतर्गत राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और अनुच्छेद 360 इसमें वित्तीय आपात के संबंध में प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, संसद की संयुक्त बैठक को भारत का राष्ट्रपति आहूत करता है, जबकि संयुक्त बैठक की जो अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, त्रिशंकु संसद का तात्पर्य क्या होता है? तो दोस्तों, त्रिशंकु संसद का अभिप्राय ये है कि संसद में जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी दशा में त्रिशंकु संसद का निर्माण होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रदत्त विधायन व्यवस्था से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? विधायिका, विधायिनी समितियां, नौकरशाही या मंत्रिपरिषद? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नौकरशाही। दोस्तों, प्रदत्त विधायन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की शक्ति से कार्यपालिका की शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है और आधुनिक समय में विधायिका के कार्य क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण विधि निर्माण की कुछ शक्तियां कार्यपालिका को सौंप दी जाती हैं। इस प्रक्रिया को प्रदत्त विधायन कहा जाता है। और कार्यपालिका में 2 तरह की कार्यपालिका हैं, एक अस्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। तो इस प्रकार से देखा जाए तो नौकरशाही की शक्तियों में दोस्तों
हाँ, देखिए इसके नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि हुई है प्रदत्त विधान से। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 137। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण करने का अधिकार है अनुच्छेद 137 के तहत। तो उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति अनुच्छेद 137 में वर्णित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में न्यायिक समीक्षा का आधार कौन सा है? कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय संविधान द्वारा न्यायिक समीक्षा का आधार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया या प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है और भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापानी संविधान शब्दावली से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय संघ और राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्मित कानूनों को तभी असंवैधानिक घोषित कर सकता है जबकि संसद या विधानमंडल ने इस कानून का निर्माण करने में संविधान द्वारा प्रदान की गई अपनी कानून निर्माण की क्षमता का उल्लंघन किया हो। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर जो है ये न्यायिक समीक्षा का आधार है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन देखते हैं, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून को अवैध घोषित कर सकता है। देखिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पास पावर है दोस्तों कि ये बुरे कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता है, ये गलत है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून की स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करता है, ये सही है। तो देखिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों ये बुरे कानून को अवैध घोषित करने की शक्ति इसको प्राप्त है, लेकिन यहाँ कथन दिया गया है कि नहीं कर सकता, इसलिए कथन जो है सही नहीं है। ए सही नहीं है, आर सही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात घोषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग के लिए जो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रीय वित्तीय आपात घोषित कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत के लिए, तो ये पहले था जब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं था। अब जो है जम्मू कश्मीर दोस्तों वहाँ पर जब उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था तब ये प्रश्न सही होता, ये उत्तर। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि जो है आप अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग के लिए वित्तीय आपात लगाने का अधिकार है। तो देखिए राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तब कर सकते हैं जब वह इस बात के लिए संतुष्ट हों कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत अथवा उसे किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्यय खतरे में है। तो कुल मिलाकर वर्तमान में राष्ट्रपति संपूर्ण देश में वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसके प्रभावकारी वित्तीय नियंत्रण के लिए रूल ऑफ लैप्स आवश्यक है? तो सही उत्तर है संसद के वित्तीय नियंत्रण के लिए दोस्तों रूल ऑफ लैप्स आवश्यक है, क्योंकि संसद की स्वीकृति के बिना कार्यपालिका कोई कर नहीं लगा सकती और न ही किसी कर की उगाही कर सकती है, न ही किसी प्रकार का व्यय कर सकती है। इसलिए बजट की स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है और संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से सरकार के खर्चों की जांच करती है और उस पर नियंत्रण लगाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन सा विस्तृत रूप से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों को निर्धारित करता है? तो ये है अनुच्छेद 74। दोस्तों अनुच्छेद 74 जो हमारा है ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों को निर्धारित करता है और 73 जहाँ कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तो वहीं पर अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों का विस्तार में या संबंधों के निर्धारण का कार्य करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? सही उत्तर दीजिए। तो उत्तर है दोस्तों लोक लेखा समिति में जो सदस्य होते हैं 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, टोटल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति, जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी PAC कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य विधानमंडल के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी होती है? तो उत्तर है कि उस सदस्य
अथवा सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो। तो गणपूर्ति या कोरम के लिए राज्य विधानसभा के सदन की बैठक की गणपूर्ति या कोरम के लिए सदन के संख्या के 1/10वें भाग सदस्य जो हैं उनकी उपस्थिति होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का अंकेक्षण किसका विषय है? राज्य का विषय, केंद्र का विषय, समवर्ती सूची का विषय या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों राज्य सरकार का अंकेक्षण, ये आपका केंद्र का विषय है। देखिए, राज्य सरकार का अंकेक्षण केंद्र का विषय होता है। और दोस्तों भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक केंद्र का अंकेक्षण या लेखा परीक्षण और राज्यों में अंकेक्षण और लेखांकन दोनों का कार्य करता है। तो सही उत्तर है दोस्तों राज्य सरकार का अंकेक्षण केंद्र का विषय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये भारत के राष्ट्रपति को है। दोस्तों ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में शामिल है, जिसके अंतर्गत वो किसी जाति या जनजाति को पिछड़ी जाति या जनजाति घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान 1949 में अपनाया गया था। इसका निर्णय लिया गया कि एक सीमित अवधि के लिए अंग्रेजी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ये सीमित अवधि कब तक थी? तो दोस्तों अनुच्छेद 343 में शामिल किए गए एक मध्यमार्गी सूत्र के अधीन देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है और अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। और ये अनुमति दी गई कि 15 वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और उसके बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप के प्रयोग का उपबंध किन्हीं विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए कर सकेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? देखिए, दबाव समूहों का निर्माण एक निश्चित अवधि के लिए होता है, सही नहीं है। कुछ दबाव समूह अस्थायी जबकि कुछ अस्थायी होते हैं, ये आपका सही है। सभी दबाव समूह अस्थायी होते हैं, सही नहीं है। सभी दबाव समूह अस्थायी होते हैं, ये भी सही नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुछ दबाव समूह अस्थायी होते हैं जबकि कुछ अस्थायी होते हैं। अगला प्रश्न है, जनतंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है वो कौन सा है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, जनतंत्रीय राजतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्र? तो सही उत्तर है दोस्तों भारत ने लोकतांत्रिक गणतंत्र के स्वरूप को अपनाया है और भारत में लोकतांत्रिक गणतंत्र को स्वीकार किया गया है। लिंकन कहते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन जनता का जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित होता है और भारत की जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। गणतंत्र का अभिप्राय ये होता है कि राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके तहत मतदाता को पहचान पत्र देने की व्यवस्था की गई? तो उत्तर है 1958 का जन प्रतिनिधित्व कानून। इसके तहत मतदाता को पहचान पत्र देने की व्यवस्था की गई। दोस्तों 25 जनवरी, ये देखिए 25 जनवरी की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और चुनाव में पारदर्शिता के लिए भारत सरकार द्वारा मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र देने की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न देखिए जो है पंचायती राज से संबंधित है। संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है? संवैधानिक दर्जा सही है, वित्तीय स्वायत्तता सही नहीं है, ग्रामीण आबादी के वंचित वर्गों का सशक्तिकरण सही है और विकेंद्रित नियोजन ये भी सही है। तो ए सी डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ACD ऑप्शन बी आपका सही है क्योंकि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, वित्तीय स्वायत्तता और जो है ग्रामीण आबादी के वंचित वर्गों का सशक्तिकरण और केंद्रीय विकेंद्रित नियोजन की बात करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा A, C और D आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी जैसी विदेश नीति के पहल की शुरुआत हुई थी? दोस्तों लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में PV नरसिम्हा राव के शासनकाल में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, इंदिरा डॉक्ट्रिन को भारतीय विदेशी नीति का मुख्य पहलू माना जाता है क्योंकि इसमें किस चीज़ को परिभाषित किया गया था? तो उत्तर है दोस्तों इसमें ये परिभाषित किया गया कि भारत की सुरक्षा क्षेत्र से स्पर्शी है और विदेशी शक्तियों के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में माना जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंदिरा डॉक्ट्रिन के संबंध में जो सही है वो है ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, सदस्य राष्ट्रों के बीच लोकतांत्रिक आंदोलन सही है, नई विश्व आर्थिक व्यवस्था या नियो का नेतृत्व सही नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन पृथ्वी संरक्षण कोष की स्थापना का प्रस्ताव और परमाणु निशस्त्रीकरण का प्रयास। दोस्तों, नई विश्व आर्थिक व्यवस्था या नियो का नेतृत्व ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है, जबकि शेष अन्य कार्यक्रम नैम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी CEPA हस्ताक्षरित किया है? तो उत्तर है, भारत ने जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय यूनियन आदि से व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता जो है स्वीकार किया है, और जापान के साथ ये समझौता 2011 में दोस्तों अस्तित्व में आया था, और इससे टेक्सटाइल, समुद्री उत्पाद और मसालों के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का या प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदन का सदस्य बने बिना सदन की अध्यक्षता करता है? तो ये है दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति और होगा ये कहा गया है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और वह दोस्तों सदन का सदस्य बने बिना यानी राज्यसभा का सदस्य बने बिना भी सदन की अध्यक्षता करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने परीक्षा के अनुरूप यानी GIC प्रवक्ता परीक्षा के अनुरूप 80 जो है विषय या वैकल्पिक विषय के प्रश्नों को हल किया। आप जानते हैं कि दोस्तों GIC प्रवक्ता परीक्षा जो इस बार नए पैटर्न पर हो रही है, उसमें 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 40 प्रश्न GS के और 80 प्रश्न आपके द्वारा चुने गए सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो आप इसी आधार पर तैयारी करिएगा। दोस्तों, GS के लिए हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। विषय के लिए आप अपने से तैयार करते रहिएगा, लेकिन हम धीरे धीरे महत्वपूर्ण विषय इतिहास और नागरिक शास्त्र से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।